हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज जो है हम ईवीएम के मॉड्यूल सी का यूनिट 25 एचआरएम एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये लास्ट चैप्टर है मॉड्यूल सी का। तो इसमें जो ये चैप्टर है ना, ये क्या कंटेंट कर रहा है, ऑब्वियसली चीज़ें हम इसमें जो हमारा एचआरडी होता है, जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हम करते हैं, उसके साथ जो हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला सेक्शन है, मतलब हम जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं उसको कैसे कंबाइन करके या कैसे एनालिसिस वगैरह करके एक डेटाबेस तैयार करते हैं, कैसे हम एम्प्लॉयज़ का सारा डेटाबेस क्रिएट करते हैं, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ होती हैं और क्या इफेक्ट होता है, हम ये सब इस चैप्टर में देखेंगे। बहुत ईजी है, एक रीड आउट टाइप से है, बस आपको रीडिंग कर लोगे एक बार तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए पहले क्या बात हो रही है, इसमें बोला जा रहा है कि जो हमारा इन्फॉर्मेशन होता है, देखो ये हमें सबको पता है कि हम एचआरडी की बेसिस पे बात नहीं भी करें कि जो इन्फॉर्मेशन होता है, जो एक डेटा होता है, अगर आपके पास होता है ना तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है, इफेक्टिवनेस बढ़ता है और आपकी डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ती है। अगर आपको किसी चीज़ की नॉलेज होगी तो नॉलेज कैसे आएगी? अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन होगी ना, वैसे तो आएगी ना। जो डेली आप जीके पढ़ते हो, जो न्यू अपडेशन हो रहा है, जियोग्राफिकल वे में बोलिए, यूनिवर्सल वे में बोलिए, तो कैसे हमें नॉलेज हम लेते हैं, तो वही तो हम डेटा यूज़ करते हैं, मतलब जो इन्फॉर्मेशन हमें कलेक्ट करते हैं डेटा के थ्रू, उसी से तो हम अपनी नॉलेज बढ़ाते हैं। ठीक है, उसी से हमें एक्सपीरियंस मिलता है। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ना इन्फॉर्मेशन का यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या लिखा है, लेफ्ट टू इमेजिनेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इनोवेटिव प्रोसेस राइट फ्रॉम द सीईओ डाउन टू द लोएस्ट लेवल एम्प्लॉयज लाइक द रिसेप्शनिस्ट कैन मेक इफेक्टिव यूज ऑफ आईटी फॉर देयर पर्सनल प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग। ठीक है, वही चीज़ जो मैंने बोली कि एक ऑर्गेनाइजेशन में मतलब ये बात कर रहा है कि चाहे बहुत हायर पोजीशन का बंदा हो, सीईओ हो, डायरेक्टर हो, या फिर सबसे लो लेवल के बंदे हो, ठीक है, प्योन है आपका, कोई भी है, तो अगर वो जो है वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके उसको प्रोडक्टिव वे में, इनोवेटिव वे में यूज़ करते हैं, कोई नए तरीके से यूज़ करते हैं या बहुत अच्छे वे में यूज़ करते हैं, तो वो उनकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है ना, और उनको बहुत प्रोग्रेस करने में, उनकी ग्रोथ को और बढ़ाता है। ठीक है, बहुत फ़ायदा करता है उस चीज़ में। ठीक है, अब आपका इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज जो है ना, कैसे देखिए किस चीज़ से मैनेज होता है। ऑब्वियस चीज़ें हम यहाँ जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कि कम्युनिकेशन के थ्रू हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, कंप्यूटर्स के थ्रू हम इस बेसिस से अपना जो डेटा होता है कलेक्ट करके उसको स्टोर करते हैं। ठीक है, अब देखिए इन्फॉर्मेशन से क्या होता है, अगर इन्फॉर्मेशन आपके पास बार बार नई नई, देखिए रोज नई इन्फॉर्मेशन आती है, ठीक है, हम रोज नया डेटा कलेक्ट करते हैं, उससे नई इन्फॉर्मेशन जनरेट होती है। ठीक है, कभी कभी उस न्यू इन्फॉर्मेशन की बेसिस पे हम जब ऑर्गेनाइजेशन में कोई चेंजेस करते हैं या कोई अपडेशन करते हैं, तो कभी कभी जो एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स होता है वो उसके खिलाफ अगेंस्ट में रहता है। ठीक है ना, तो उसका रीज़न क्या होता है, उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। एक तो आपकी जो थिंकिंग है आप उसको चेंज नहीं करना चाहते, अपने वर्क फ्लो को चेंज नहीं करना चाहते हो। ठीक है, आपका लॉस ऑफ पावर होता है, आपको ये डर लगता है कि कुछ में भी जो अननोन फैक्टर्स हैं वो अफेक्ट कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, एंजाइटी हो जाता है। तो बहुत से ऐसे रीज़न है जिसकी वजह से लोग कभी कभी अवॉइड करते हैं या फिर रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, चाहे वो लोअर लेवल पे लोग हों चाहे अपर लेवल पे लोग हों, तो एक ऐसा इशू रहता है। ठीक है ना, अब देखिए यूटिलाइजेशन की हम बात कर रहे हैं कि यूटिलाइजेशन जो होता है ना, वो एक्सेस स्टाफ जो होता है ना, टेक्नोलॉजी का अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो एक्सेस स्टाफ को हटाता है, और उसकी वजह से क्या होता है, हमें ऑफिसर स्टाफ की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है ना। और उसमें क्या होता है आपका, देखिए अब आपका क्या हुआ, स्टाफ हटेगा तो आपका जो स्पेस है वो रिलीज़ होगा। आप जो ब्रांचेस में एक्स्ट्रा स्पेस ले रहे हो, एक्स्ट्रा सामान यूज़ कर रहे हो, तो एक अगर बंदा भी है तो उसको आप एक कंप्यूटर दोगे, जो खर्चा आप एक बंदे पे करो वही खर्चा तो दूसरे पे करोगे। जब वो दूसरा बंदा हट जाएगा तो आपका एक पूरे पर्सन पे जो भी स्पेस का जा रहा है, टेक्नोलॉजी का जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का जा रहा है, जो भी सब जा रहा है वो सब बचता है आपका। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी से ये फ़ायदा हुआ। ठीक है ना, सरप्लस एम्प्लॉयज़ को मतलब हट जाते हैं, मतलब सरप्लस नहीं रहता है, आप थोड़े एम्प्लॉयज़ में भी वही सारा काम कर सकते हो जो एक बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ में आप कर रहे थे अभी तक। ठीक है, और आपका, ठीक है, ये एक चीज़ हो गई। अब हाँ, एक चीज़ होती है, अगर ये चीज़ होगी ना तो इससे थोड़ा सा जो स्टाफ होता है ना उसमें एंजाइटी आता है, थोड़ा सा एंथुजियाज्म जो होता है ना वो थोड़ा सा डाउन होता है। देखिए ऑब्वियस सी चीज़ है, टेक्नोलॉजी से स्मूथ हो गया, लेकिन जहाँ कोई काम 2 या 3 बंदे मिलके कर रहे थे, अगर किसी एक पे गिरेगा वो काम, आप डेली, देखिए हमारा जो सर्विस सेक्टर है, जो बैंक्स होते हैं, हम डेली कस्टमर डीलिंग करते हैं। अगर आपको जैसे वैसे क्या होता है कि आपका कितना भी टेक्नोलॉजी आ जाए, पर उस प्रोसेस एक पर्सन को आप डील करते हो तो कुछ ना कुछ टाइम तो वो कवर करता ही है। अब जो वो काम 2 या 3 लोग कर रहे थे वो एक बंदा कर रहा है, तो उस पर ना थोड़ा सा
पावर मतलब उसको वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो जाता है। इस वजह से कभी ना कभी कहीं ना मोटिवेशन जो एंथुसियाज्म होता है ना वो गिरता है। मतलब आपस में लड़ाइयाँ होती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, कस्टमर्स को आप पूरी नॉलेज नहीं देते हो, थोड़ी बहुत समझा के उनको इसलिए हम टरकाने की कोशिश करते हैं, वो चीज़ की बात हो रही है, ठीक है। और इस चीज़ को जो फॉरेन बैंक्स है ना, उन्होंने अपनी जो पॉलिसीज़ हैं उसके थ्रू बहुत अच्छे से सक्सेसफुली वे में मतलब अपना जो हैंडल किया है इस इशूज़ को। उनकी एचआर स्ट्रेटजीज जो है, जो एग्जिट पॉलिसीज़ हैं, वो बहुत बेटर है, ठीक है ना। मतलब आपको ज़रूरत होती है कि जब आप कोई एचआर एग्जिट पॉलिसीज़ बनाओ तो ना वो बेटरमेंट के लिए बनाओ, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज इन एचआरएम। अभी तक हम जो बात कर रहे थे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है, क्या इम्पैक्ट होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, ठीक है। अब हम जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है, हमारा जो एचआर होता है, जो हायर करता है किसी एम्प्लॉयज़ को या उसका पूरा डेटाबेस या उसका पूरा सब इंफॉर्मेशन रखता है, तो वो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उसमें क्या रोल कर रही है ना। देखिए सीधी सी बात है, इन्फॉर्मेशन रख रहा है, पहली बात लाइन पे ही बात बोलती, ठीक है। तो अब क्या होता है आपका जो इसमें होता है ना, इसमें क्या होता है एटीएंटेशन में कि जो एचआरएम फंक्शन होते हैं ये आपका ट्रेमेंडस हेल्प करते हैं। आपके जो रिक्रूटमेंट होते हैं, ट्रेनिंग होती है, प्लेसमेंट अप्रेजल्स होते हैं, रिवॉर्ड सिस्टम्स होते हैं, कोई भी आप ऐसा काम करो ना तो उसमें आपके पास जब ये इन्फॉर्मेशन होती है ना, तो आपको डेटा कलेक्ट करके उसको न्यू तरीके से या जिस फॉर्म में आप चाहते हो उसको अरेंज करने में बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है ना। अब कैसे करते हैं, कैसे होता है ऑब्जर्वेशन कैसे करते हैं। एक तो देखिए आपका क्या करते हैं ना, जैसे डेटाबेस बना दिया, ठीक है, उसमें आपका सारा लिख लिया, ठीक है। आपका एक तो बेसिक डेटाबेस होता है जिसमें आपका नेम, इंफॉर्मेशन, डेट ऑफ बर्थ होता है। ये वो डेटा होता है जो कि कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। आपका ये डेटा हमेशा सेम रहना है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहे। फिर एक आपका डेटा ऐसा आता है जिसमें आपका जैसे कैसे हो गया, जैसे देखिए इसमें भी लिखा है कि आपका ट्रेनिंग होता है, कॉम्पिटेंसीज होती हैं, आपका स्किल, परफॉर्मेंस, एक्सपेक्टेशन इन्फॉर्मेशन होता है, वर्क एक्सपीरियंस होता है, ठीक है ना। तो ये आपका ऐसा डेटाबेस होता है जो चेंज होता है, हर बार आपका अपडेट होगा। आप प्रमोशन लोगे, आपकी वो बढ़ेगी तो वो भी अपडेट होगा, है ना। अगर आप कोई अभी भी कॉलेज में जैसे डिस्टेंस लर्निंग कोर्स कर रहे हो तो वो भी बढ़ेगा। आपने सैलरी क्या लिया, अलाउंस क्या लिया, वो सब चेंज होता रहता है ना। तो कुछ डेटा ऐसा होता है जो अपडेशन होना जरूरी होता है, ठीक है। और अपडेटिंग द डेटा कुड बी डन पार्शली बाय डिफरेंट इंडिविजुअल्स फ्रॉम डिफरेंट लोकेशन, ठीक है। अगर आपके पास आईटी टेक्नोलॉजीज है तो आप ये चीज़ कर सकते हो ना। आपको किसी लेजर में जाके नहीं लिखना है, आपके पास एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर में ही लेजर है, आप सॉफ्टवेयर का यूज़ करके इजीली आपने ये चीज़ क्रिएट कर ली, ठीक है ना। और डे टू डे पॉलिसी रिव्यूज़ करने में ना डिसीजन जो एचआर लेता है उसमें ये बहुत हेल्पफुल होता है अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है किसी भी चीज़ की, ठीक है। अब देखिए क्या है, ये इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है तो मैं इसमें ऐसे डिटेल जाके नहीं बता रही हूँ। मैं केवल एक जो एक तरीके से आपको बोलते हैं ना कि थोड़ा सा मैंने बस बता दिया कि इसमें क्या इन्फॉर्मेशन का रोल है एचआरएम में, इतना इसमें आएगा भी नहीं कुछ, ठीक है। ये चीज़ तो नहीं आएंगी, ये पॉइंट्स जो मैं अभी बोल रही थी आपसे, ये पॉइंट्स तो नहीं आएंगे, ठीक है। अब देखिए ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम एचआरआईएस क्या होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है एचआरआईएस में, ऑर्गेनाइजेशनल नेसेसिटी होती है, ठीक है, ना बताइए। एचआरआईएस जो क्या करता है इज एन ऑफशूट ऑफ द रिक्वायरमेंट टू टेक फ्रीक्वेंट स्ट्रैटेजिक डिसीजन कंसर्निंग एम्प्लॉयज, ठीक है। मतलब एचआरआईएस क्या करता है, ये जो रिक्वायरमेंट होती है ना जिसमें हम एम्प्लॉयज़ के लिए स्ट्रैटेजिक डिसीजन लेने पड़ते हैं उससे कंसर्न करता है, ठीक है। डिसीजन टेकन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन वेदर इट इज कंसर्निंग पोस्टिंग, ट्रेनिंग, कंपेंसेशन, जॉब रोटेशन, प्रमोशन एटसेट्रा नीड द बैकग्राउंड ऑफ द पर्सन इन टर्म ऑफ हिज कंपिटेंस, ट्रेनिंग, नीड, परफॉर्मेंस, अप्रेजल एटसेट्रा, ठीक है। मीन्स क्या हो, अगर आपके पास ये इन्फॉर्मेशन होगी ना तो ये जो डिसीजन होते हैं ना किस बेसिस पे, जैसे अगर मान लीजिए आपका जो भी इन्फॉर्मेशन होता है उसके बेसिस पे आपको बहुत इजीली वे में आपके ये सब काम हो सकता है ना। जब मैंने बोला था ट्रेनिंग करा रहे हैं, पोस्टिंग कर रहे हैं, कहीं पे अप्रेजल्स कर रहे हैं, तो इस सब चीज़ों में, ठीक है। और जब हमें क्राइटेरिया पता होता है और सिस्टम का यूज़ करते हैं तो जो आपका डिसीजन होता है ना वो अनबायस्ड होता है, फेयर होता है। क्योंकि आपने क्या किया, आपने जैसे मान लीजिए 5-6 बंदों के इंटरव्यू लिए या 5-6 लोगों ने आपको टेस्ट दिया, ठीक है, किसी जॉब के लिए। आपने एक कुछ बेसिक पॉइंट्स पे मार्क्स डिसाइड कर लिए, ठीक है। वो आपने शीट बना रखी थी, आपने सिस्टम में सारी एंट्री की और आपने कहा कि मुझे वो बंदे चाहिए जिनका टॉप स्कोर इससे ज़्यादा रहा हो। तो जब आप उसमें वो सब क्राइटेरियाज लगाते हो और आप सिस्टम का यूज़ करके उससे एक रिजल्ट लेते हो ना तो आपको एक वे में वो पता चल जाता है कि हाँ इन 2 बंदों का ज़्यादा था, मैं इन 2 बंदों को हायर करूँगा। तो इस टाइप से बात हो रही है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका मेंटेनेंस ऑफ डेटाबेस, एक्सेस कंट्रोल एंड यूज़ फॉर डिसीजन मेकिंग, ठीक है। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जो एचआरआईएस डेटाबेस होता है
तो ये क्या करता है, जो भी आपके HRS डेटा के जो कंटेंट्स होते हैं वो मेंशन करते हैं अबव दैट ऑल डेटा डू नॉट नीड अपडेटिंग फ्रिक्वेंटली। ठीक है, मैंने ये बात बोली थी ना कि हर डेटा को आप फ्रिक्वेंटली अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, नेम है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो परमानेंट होती हैं। ठीक है ना, अगर आपने किसी डेट को ज्वाइन किया तो आपकी ज्वाइनिंग डेट चेंज नहीं हो जाएगी, आपकी डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं हो सकती, आपका नेम चेंज नहीं होता है। नॉर्मली कोई जल्दी कौन नेम चेंज करता है, सबका जो एक नेम चला आ रहा है डॉक्यूमेंटेशन वाइज वही हम फॉलो करते हैं ना, तो ये चीज़ें हमें अपडेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, अब आपका कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको फ्रिक्वेंटली अपडेटेड करना पड़ता है, जैसे कि अगर आपने बार बार ट्रेनिंग ले रहे हो, किसी इसी जगह पे ले रहे हो, कहीं वहीं पे ले रहे हो, प्रमोशंस ले रहे हो, तो ये सब चीज़ें क्या होता है, ये सब चीज़ों को आपको अपडेट करना पड़ता है ना, जैसे वो अकर्ड होती है। ठीक है ना, अब आपका सेकंड क्या होता है, ऑल सेक्शन ऑफ डेटा आर नॉट नीडेड बाय ऑल। ठीक है, अब कुछ ऐसा सेक्शन होता है जिसको सबको देने की ज़रूरत नहीं है, जैसे आपकी बेसिक जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो आप नहीं चाहेंगे कि कोई दूसरा एम्प्लॉयज देखे। ठीक है, तो वो ब्लॉक्ड होता है, जो बहुत अथॉरिटी वाइज मतलब जिनको अथॉरिटी होती है केवल वही लोग देख सकते हैं। ठीक है ना, जैसे आपका मान लीजिए बैंक में क्या होता है, HRD होता है, HRD में डिपार्टमेंट में जितने लोग होते हैं वही आपका डेटा एक्सेस कर सकते हैं। हर किसी के पास पावर नहीं होती है कि वो आपका हर एक डेटा जो है ना वो एक्सेस कर सके। ठीक है ना, और ये सब किसकी वजह से हुआ है, ये सब हुआ तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज में जो आपका डेटाबेस कलेक्ट हो रहा है उसकी वजह से ना। और अगर आपको पार्शियल एक्सेस दे भी रहे हैं तो उसकी परमिशन आपको होती है, इसका मतलब। ठीक है, अगर आपको कोई पार्शियल एक्सेस है किसी भी कंटेंट का तो इट मीन्स आप ऑथराइज हो उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करने के लिए। ठीक है, अब आपका क्या हो गया, और देखो जैसे अब आप ऐसे देख लो, अगर आपने डेटा का अप्रेजल किया है, किसी परफॉर्मेंस को अप्रेज किया है, तो आप नहीं चाहोगे ना कि जिसको मैंने अप्रेज किया है उसके सारा डेटा सबके पास चला जाए, और ये एक तरीके से क्या होगा ना, ये बहुत पैनिक क्रिएट कर देगा ऑर्गेनाइजेशन में। अगर आपको सारा डेटा एक्सेसिबल होगा तो लोगों को पता होगा कि हाँ मैंने अच्छा किया है और नहीं अच्छा कर रहा हूँ, ये सब चीज़ें पता होती है। ठीक है, आपके इसमें जो होता है ना, इस मतलब जो इस टेक्नोलॉजी में सब हेल्प करते हैं वो क्या होता है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम होता है, एक्सपर्ट सिस्टम होता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होती है। ठीक है, SQL, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, तो इन सब चीज़ों का यूज़ होता है। डेटा वेयर हाउस होता है, डेटा माइनिंग यूज़ होता है। ठीक है ना, जो रिलेवेंट डेटा है उसको एक्सेस करने में हेल्प करता है ना, इवन डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करता है। कौन, डेटा माइनिंग और डेटा वेयर अगर आप यूज़ कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका है HR रिसर्च। HR रिसर्च आपका क्या होता है ना, अब ऐसा तो है नहीं कि हमने बना दिया सब छोड़ दिया, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होगी, नहीं, आपके HRD में भी दिन भर बहुत सारे काम होते हैं। ठीक है, जो होते हैं करा जाता है। ठीक है, उसको हम HR रिसर्च में लेते हैं। जैसे कि क्या हो गया, देखिए ऐसे देखिए, प्राइमरी ओरिएंटेशन ऑफ द फ्यूचर ऑर्गेनाइजेशन इज टू डेवलप अ प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्सपेक्टिव। ठीक है ना, ऑब्वियसली चीज़ें हम चाहेंगे ना कि हम ऐसा कुछ बनाएं, हमें ऐसी चीज़ हो कि हमारे पास कोई प्रॉब्लम है तो हम उसको सॉल्व करना है, तो हम ऐसी ऑर्गेनाइजेशन चाहेंगे ना जिसकी हर एम्प्लॉयज़ के अंदर ये कैपेबिलिटी हो। ठीक है, अब क्या होता है, आपका जो प्रॉब्लम होता है ना उसमें क्या होता है, फॉर इंस्टेंस सम प्रॉब्लम रिलेटेड टू बिजनेस पैरामीटर वुड गेट सच अटेंशन थ्रू द यूजर एक्टिविटीज ऑफ मार्केट शेयर एनालिसिस सर्विस एक्सेट्रा एज द रिफ्लेक्टेड ऑब्वियसली इन द टेंजिबल डायमेंशन ऑफ द बिजनेस परफॉर्मेंस। ठीक है, तो हम आपका क्या होता है कि कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जो मार्केट में होते रहते हैं, जो कि मतलब किसी भी रीज़न की वजह से आपका हो रहा है फंक्शन। ठीक है, शेयर एनालिसिस है कुछ भी, तो वो इफेक्ट करता है। और HRM का काम क्या होता है कि वो इश्यूज को उनको टारगेट करे, उनको फाइंड आउट करे और उनको रिजॉल्व करे। ठीक है, अब देखिए HRM एरियाज कैन बी अंडरटेकन टू अंडरस्टैंड कौन कौन से होते हैं, ट्रेंड्स ऑफ एग्जिस्टिंग सिस्टम लाइक रिक्रूटमेंट, प्रमोशन वगैरह। ठीक है, तो रिसर्च जो आप करते हो ना HRM में, वो कहाँ पे करते हो, कुछ इन सेक्शंस में करते हो, जैसे कि आपका जो ऑलरेडी सिस्टम है रिक्रूटमेंट का वो कैसा है, आपका प्रमोशन कैसे करने हैं, किस टाइप से पेपर आते हैं। ठीक है, एक आपको क्वेश्चंस नहीं पता होते हैं लेकिन आपको एक मेथड पता होता है कि इस मेथड में आएगा। ठीक है, कि हमारे प्रमोशन के पेपर जो है ऐसे आएंगे। ठीक है, ट्रेनिंग होती है, अप्रेजल सिस्टम्स होते हैं, तो उन सब में क्या करता है ना, ये रिसर्च करके HRM में यूज़ करता है। ठीक है ना, इन सबको रिसर्च में हेल्प करता है। फिर फील द पर्स ऑफ द वर्क प्लेस इन टर्म्स ऑफ देयर मोटिवेशन, कमिटमेंट, एक्सपेक्टेशन एटसेट्रा वगैरह। ठीक है, मीन्स क्या हुआ, आप HRM में इन सब चीज़ों पे आप रिसर्च करते हो, डेटाबेस को एनालिसिस करते हो, फिर इनको इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हो। ठीक है, ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको मतलब आउट ऑफ वे जाके करना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए फॉर इंस्टेंस अ कंपैरिजन द एप्लीकेंट पॉपुलेशन एंड फाइनली सिलेक्टेड वन कैन इंडिकेट ब्लैक बायसेस और प्रेजुडिस। ठीक है, अब आपका देखिए रिसर्च में सीधी सी बात है, आप जो क्या कर रहे हो ना, आपके जो ये होता है कि जो आप मतलब आपका पास जो डेटा है आप उसको तो
जो एक मेन इन्फॉर्मेशन होती है वो तो सेम रहती है, आपने कर ली। अब आपकी ट्रेनिंग हो रही है, प्रमोशन हो रहा है, बहुत सारा डेटा अपडेट हो रहा है, ठीक है, उसमें रिसर्च भी करनी पड़ती है। आप प्रीवियस डेटा यूज़ करते हो, आप किसी का प्रमोशन पेपर बना रहे हो, चार वाले ही बनाते हैं, उन्होंने प्रमोशन पेपर बनाया तो किस बेस पे बनाते हैं, उन्होंने देखा कि हाँ ये चीज़ हमने नई टेक्नोलॉजीज यूज़ की है या हमने प्रीवियस टेक्नोलॉजीज यूज़ की, लास्ट ईयर पेपर ऐसा आया था, तो वो सब रिसर्च हो गई ना आपकी। और आप ट्रेनिंग का प्रोग्राम सेट कर रहे हो तो आप एक डेटाबेस को रिसर्च करोगे, किन एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग की ज़्यादा ज़रूरत है, कौन सा प्लेस हमें चूज़ करना चाहिए, सब लोग किस टाइमिंग में कंफर्टेबल होंगे, तो वो सब चीज़ें आप इसमें रिसर्च में यूज़ करते हो, ठीक है। तो आपका ये हो गया। नेक्स्ट आपका आता है नॉलेज मैनेजमेंट, ठीक है। अब आपका नॉलेज मैनेजमेंट जो होता है ना, ये क्या होता है ना, देखो एक तरीके से इंफॉर्मेशन और जो आपका नॉलेज है वो रिलेटेड होता है। कैसे? आप डेटा आता है आपके पास, उस डेटा से आप इंफॉर्मेशन निकालते हो, ठीक है, और उस इंफॉर्मेशन से आप जो एक्वायर करते हो, जो समझते हो चीज़ों को, वो आपकी क्या बन जाती है, नॉलेज बन जाती है, ठीक है ना। इन्फॉर्मेशन हर बंदे के पास होती है, पर हर किसी का नॉलेज स्किल नॉलेज जो होता है ना वो डिफरेंट होता है, ठीक है ना। कोई चीज़ आपने और मैंने दोनों ने सुनी, लेकिन मैंने उसमें से कोई इन्फॉर्मेशन पिक नहीं कर पाई, आपने उसमें से इन्फॉर्मेशन पिक किया और उसके बाद उसको अपना जो नॉलेज में कन्वर्ट किया, आपने ये चीज़ जानी कि हाँ ये चीज़ ऐसे होती थी, आपको समझ में आ गई, तो आपके लिए नॉलेज बन गया ना। तो ऐसे एक दूसरे से कोरिलेटेड होता है, ठीक है ना। और इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज को जो करना रिसोर्स कॉम्पिटिटिव सक्सेस के लिए और स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है, ठीक है ना। इस नॉलेज एरा में आप नॉलेज क्रिएट करते हो, डिप्लॉय करते हो, ठीक है ना, डिफरेंट स्टेजेस में जाते हो, ठीक है। आपका ये नॉलेज मैनेजमेंट से रिलेटेड है। अब देखिए आपका नॉलेज क्या है। प्राइमरी नॉलेज मैनेजमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग नॉलेज, स्टोरिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड पूलिंग इट, ठीक है। मीन्स क्या हुआ कि नॉर्मली हम डेटा नॉलेज मैनेजमेंट क्या हुआ, अब देखो नाम से ही समझ में आ रहा है कि कोई चीज़ आप मैनेज कर रहे हो, और किस चीज़ को मैनेज कर रहे हो यहाँ पे, नॉलेज को, ठीक है। आप नॉलेज मैनेजमेंट कर रहे हो, नॉलेज को मैनेज कर रहे हो, कैसे मैनेज कर रहे हो, आप इसमें ये दिखाते हो कि नॉलेज कैसे क्रिएट हुई, कैसे आई, फिर उसको आप स्टोर कैसे कर रहे हो, कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो दूसरों के बीच में, पुलिंग कैसे हो रही है, तो ये सब चीज़ें जो होती है ना इसमें आती हैं, ठीक है। और हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ नॉलेज वर्कर्स होते हैं, ठीक है। नॉलेज वर्कर्स क्या होते हैं, जिनको बहुत नॉलेज होती है, ठीक है ना, उनके पास क्रिटिकल थिंकिंग होती है, वो हर, जैसे बैंक के टर्म्स में आप ये बोलो कि उनको हर सर्कुलर्स पता है, उनको हर चीज़ पता है, आप अगर कोई प्रॉब्लम में अटकता है आप उनको बात करो तो वो आपको सॉल्यूशन देते हैं, तो वो नॉलेज में वर्कर्स हो गए ना, ठीक है। और नॉलेज वर्कर्स जो होते हैं ना वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और वो जो स्ट्रैटेजीज बनाते हैं ना वो बैंक को जितना ऊपर होता है उतना जाने में मदद करते हैं, ठीक है ना। नॉलेज मैनेजमेंट वो चीज़ है कि आपके पास जो नॉलेज है उसको मैनेज करना, ठीक है। अब टेक्नोलॉजी एंड ट्रेनिंग, ठीक है। टेक्नोलॉजी एंड ट्रेनिंग क्या हो गया, इसमें डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी हैव ड्रामेटिकली इंक्रीज द पोटेंशियल एवरेज ऑफ ट्रेनर एंड ओपन अप अ नंबर ऑफ न्यू एंड मोर सोफिस्टिकेटेड ऑपरेशन फॉर लर्निंग, ठीक है। मीन्स क्या हो गया, देखिए ये हमने बात की, आपने देखा होगा कि आपकी जो बैंक्स होते हैं, आपके हर बैंक के अपने अलग अलग कोई ना कोई लर्निंग मतलब लर्निंग सेंटर्स होते हैं, ठीक है। कैसे लर्निंग सेंटर्स हैं, उनके पास अपने सेंटर्स होते हैं जहाँ पे वो ट्रेनिंग कंडक्ट करते हैं, 2 to 3 डेज या 1 वीक तक के आपको सेशंस कराते हैं, प्रैक्टिकल वर्क कराते हैं, वहाँ पर प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं, ठीक है। तो एक तो वो हो गया। और बाकी क्या होता है आपको, ये तो अब आपको क्या हुआ, मान लीजिए अभी कोरोना टाइम पे देख लीजिए, कोरोना टाइम पे ट्रेनिंग कंडक्ट नहीं हो सकती, तो अब कोई चीज़ है, कोई नई टेक्नोलॉजी आई और आपको लग रहा है हाँ हम लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए, तो आप कैसे इन्फॉर्मेशन कन्वे करोगे, टेक्नोलॉजी के थ्रू करोगे। और टेक्नोलॉजी में क्या होता है, वो सब चीज़ें उनको प्रोवाइड कराते हैं, ट्रेनर जो होता है वो ट्रेनिंग को फिजिकली सेपरेट होकर विदाउट एनी फेस टू फेस इंटरेक्शन वो वीडियोस प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। मतलब ये एग्जांपल दे रही हूँ, वीडियोस प्रोवाइड करा रहे हैं, हो सकता है वो आपसे 1 to 1 चैट करें, या फिर आपसे जो भी मतलब अलग अलग केसेस हैं, ठीक है, बहुत सी चीज़ें होती हैं, वो मतलब किसी भी वे में आपको करा सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी हो सकती है मे बी, तो बहुत सी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, इसमें क्या होता है, इसमें देखो लिखा भी है इन्होंने, ट्रेनिंग हैज़ द फ्लेक्सिबिलिटी टू चूज टाइम, प्लेस एंड फॉर्म एनवायरनमेंट फॉर लर्निंग, ठीक है। मीन्स क्या हुआ, देखिए अब आपकी अगर वैसे वाली ट्रेनिंग है जो कोरोना से पहले आप देख जाते थे, तो उसमें क्या होता था, वहाँ तक जाते थे, वहाँ पे लेक्चर लेते थे, फिर वापस आते थे, फिर नेक्स्ट डे जा रहे हो, तो इस तरीके से हो गया। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें आपके पास आप अपनी ट्रेनिंग जो होता है ना उसको ऑनलाइन करना है, तो वो सारी चीज़ें अपने हिसाब से चूज़ करता है और उस बेसिस पे वो चीज़ें करता है, ठीक है ना। इसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत पड़ती है, आप यूज़ करते हो, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस आप लेते हो, ठीक है। तो
उससे क्या होता है, उससे आपका जो ये सब चीज़ें हैं ना वो ईजिली समझ में आती हैं, और वो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जो वो भी इम्प्लीमेंट हो जाती है। ठीक है, अब आपके वेरियस वेज क्या है, देखिए यहाँ पे भी लिखा है मल्टीमीडिया, ऑडियो, इंटरेक्टिव वीडियो, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग के थ्रू बता रहे हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बता रहे हो, वर्चुअल रियलिटी का यूज़ करके बता रहे हो। तो टेक्नोलॉजीज़ का जो आपका ट्रेनिंग है उसमें बहुत हेल्प होता है। ठीक है, अब एडवांटेजेस क्या होते हैं, तो एक तो देखो क्या होता है, लर्नर को इनेबल करता है कि वो अपने कन्वीनियंट टाइम और डेट के हिसाब से अपना ये चीज़ करे। ठीक है, ई लर्निंग करे। एक तो क्या होता है, अपने पेस पे वो स्टडी कर सकता है, उसको पूरी जैसे आपके पूरे जो आपके को वर्कर्स हैं उनके साथ, ट्रेनर के साथ, ट्रेनर जिस स्पीड पढ़ा रहा है मे बी आपसे वो स्पीड छूट जाए, तो ये इसमें नहीं होता है। इसमें आप अपने पेस से पढ़ते हो, अपनी इच्छा से पढ़ते हो, कितना किस लेवल तक रखना है। ठीक है, और जो आपका हाई लेवल इंटरेक्शन होता है या इमीडिएट इफेक्ट होता है वो कैसे ऑफर हो रहा है, उसकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, वो चीज़ समझ रहे। ठीक है, रियल लाइफ सिचुएशन भी इसमें सिमुलेट हो जाती है। ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है ई लर्निंग ना, कॉस्ट इफेक्टिव होता है। देखिए आपकी जगह का रेंट बच रहा है, आपने इतने लोगों को बुलाया, उनके लिए जो आप स्नैक्स वगैरह की व्यवस्था करते हो वो कट रहा है, फिर उतने लोगों के लिए आपको सिस्टम्स और चेयर वगैरह अरेंज करनी पड़ती है, तो कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है अगर आप ऑनलाइन टेक्नोलॉजीज यूज़ कर रहे हो। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या होता है, प्री प्रोड्यूस जो प्रोग्राम होते हैं उनके लिए इनफ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, आपके जो लर्नर होते हैं उनको वेट अपना सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए होता है, कमिटमेंट चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि वो लर्नर हैं। ठीक है, वो हमें क्या होता है, हमने थोड़ा प्रोग्राम देखा कि हम बोर हो गए, हमने रन कर दिया, तो ऐसा भी बहुत लोग करते हैं। ठीक है, आइसोलेशन का एक इश्यू आ जाता है, हम किसी से इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, अपना अकेले बैठे बैठे वो सारी ट्रेनिंग ले रहे हैं। ठीक है ना, और ऐसे करके हैं, और जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इसमें चाहिए होते हैं वो थोड़ा कॉस्टली होते हैं। ठीक है, तो ये सब आपके डिसएडवांटेजेस थे ई लर्निंग के। फिर आपका आता है इमर्जिंग ट्रेंड्स इन ई लर्निंग। अब ये बात कह रहा है कि हमने जो ऊपर बातें की थी कि एनिमे वो होता है, जैसे आपका क्या बोलते हैं उसको, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है या इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग हो रही है, तो इस सबको हम क्या बोलते हैं, इसमें हम इसको बोलते हैं कि ये सब जो है ना, ये रियल लाइफ सिचुएशन को सिमुलेट कर रहे हैं, और हम इनके थ्रू अपनी टेक्नोलॉजीज को यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया। ठीक है, नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग हो गई, ये सब इसमें आता है। ठीक है, अब आपका एचआर एनालिटिक क्या होता है, एचआर एनालिटिक क्या होता है कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है उसको एनालिसिस करना। ठीक है, उसको उस इन्फॉर्मेशन को आप एनालिसिस करते हो। जैसे एचआर एनालिटिक इज इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बिजनेस एनालिटिकल विच यूज एनालिटिकल टूल्स फॉर डिसीजन रिलेटेड टू एम्प्लॉयज। ठीक है, एंड देयर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन। ठीक है, वही चीज़ें मैंने लाइन आपको बोली। अब देखिए गोल क्या होता है, जो ह्यूमन रिसोर्स एनालिटिकल का गोल जो होता है ना, वो होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को वो जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं जिसको वो मैनेज कर रहे हैं उसके लिए मिनिमम वे में आपको ये बताता है। ठीक है, कि इंसाइट देता है कि क्या इफेक्टिव एम्प्लॉयज़ के लिए रहेगा। ठीक है, बिजनेस गोल को जो वो पिक करेंगे उसके लिए। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, आपका जो जब आप ऐसे रखते हो ना तो आपको एक रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है ना, आपने होल्ड कर रखा है पैसा अभी। ठीक है, वो चीज़ हो गई, या फिर आपने कोई चीज़ और जैसे आपकी इन्फॉर्मेशन होल्ड है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इसमें रहती हैं। आपका क्या होता है, एनालिटिकल कैन बी यूज्ड फॉर इनपुट ऑफ ह्यूमन डिसीजन और मे ड्राइव फुली ऑटोमेटिक डिसीजन। बिजनेस इंटेलिजेंस इज स्क्वेयरिंग रिपोर्टिंग ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेस होता है। ठीक है, ओ लैब बोलते हैं उसको। ठीक है, किसको, बिजनेस इंटेलिजेंस को कवर अप करने के लिए ओ लैब का यूज़ किया गया है। ठीक है, उसके बाद आपका जो बिग डेटा आता है, बिग डेटा क्या होता है, बिग डेटा एक तरीके से ऐसे समझ लीजिए कि एनालिटिकल प्रोसेस होती है जिसमें आप जो आपके पास वेरियस डेटा है जो एग्जामिन करने के लिए बहुत बड़ा डेटा है, उसको आप वेरियस डेटा सेट में बांट के अनकवर करते हैं। ठीक है, क्या चीज़ अनकवर करते हैं, हिडन जो पैटर्न्स हैं, हिडन अननोन कोरिलेशंस है, मार्केट ट्रेंड क्या है, कंप्यूटर प्रेफरेंसेस क्या है, तो वो सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो बिग डेटा क्या करता है, ये जो होता है ना, ये प्रोसेस होती है कि इन लार्ज जो है उनको कैसे एग्जामिन करें और कैसे अनकवर करें। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं। इसके बाद डो लैनली जो थे इन्होंने एक 3V's कंसेप्ट इशू किया था। वो क्या होता है, 3V में आपका होता है वॉल्यूम, वेराइटी एंड वेलोसिटी। ठीक है, अब यहाँ पे वॉल्यूम तो आप समझ ही गए, वॉल्यूम की बात हो रही है अमाउंट ऑफ डेटा, जितना आपका डेटा है। ठीक है, वेराइटी में बात हो रही है कि नंबर ऑफ टाइप ऑफ डेटा कितने हैं, और वेलोसिटी में बात हो रही है कि स्पीड ऑफ डेटा प्रोसेसिंग कैसे रहेगी। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें थी।
इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर था वो ख़त्म हो गया। एक बार पेपर में जाने से पहले बस आप इसको रीड कर लेना, अगर वो भी टाइम नहीं है तो आप केवल लेटेस्ट सम अप भी पढ़ सकते हो। मेन इसमें सारे पॉइंट्स होते हैं लेटेस्ट सम अप में, ठीक है। अगर टाइम ना हो तो आप सारी यूनिट्स की केवल लेटेस्ट सम अप पढ़ लो, थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल फॉर्मूलाज देख लो, तो कहीं ना कहीं तक वो बहुत हेल्प कर देता है, ठीक है। चलिए इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कोई इश्यू हो तो आप मुझे